अगला टॉपिक है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। ज्योग्राफी में क्लाइमेट चेंज को जीएस की तरह नहीं पढ़ते हैं। यहाँ वर्तमान विश्व में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जो चिंताएं जाहिर की जाती हैं वो फैक्ट भूगोल में आप नहीं शामिल कर सकते हैं जब तक विशेष रूप से नहीं पूछा जाएगा कि मानवीय क्रियाओं द्वारा जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन कीजिए या उससे जलवायु परिवर्तन पर क्या असर पड़ रहा है मानवीय क्रियाकलापों द्वारा। जब तक अलग से नहीं पूछा जाएगा तब तक जलवायु परिवर्तन का मुद्दा केवल मानवीय क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ नहीं है। भूगोल के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के पीछे ब्रह्मांडीय कारक या पृथ्वी के अंदर जो परिस्थितियां विद्यमान हैं, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होना। एक बार जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो इतना ज्यादा राख और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, वो सारा कुछ कहाँ चला जाता है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो बड़ी मात्रा में राख, धूलकण और कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैसें बाहर निकलती है पृथ्वी के भीतर से। क्या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मुक्त किया गया जहरीला पदार्थ ज्वालामुखी द्वारा मुक्त किए गए जो जहरीले पदार्थ से कहीं ज्यादा घातक है? नहीं। अतीत काल में बहुत ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। अतीत काल में बहुत ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, उसके बावजूद पृथ्वी पर रहने लायक परिस्थितियां इसमें विद्यमान हैं। तो जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है वो समसामयिक घटनाक्रम की तरह आप नहीं लिखेंगे। वर्तमान में हर आईपीसीसी की जो बैठकें चलती हैं, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, उसकी जो बैठकें चलती हैं, उस बैठक में वर्तमान विश्व के देशों द्वारा जो चिंताएं जाहिर की जाती हैं और विकसित देशों द्वारा कमजोर देशों पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, उस तरह की बातें भूगोल वैकल्पिक विषय में आप शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा केवल मानव से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आमतौर पर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वर्तमान में बहुत सारी चिंताएं जाहिर की जाती हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन अतीत काल में भी हुआ है, वर्तमान में भी हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा, है ना, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ही अलग अलग महाद्वीपों पर हिमानीकरण के साक्ष्य पाए जाते हैं, हिमनदों के साक्ष्य पाए जाते हैं। हिमनद मतलब जब बर्फ की चादर धीरे धीरे सरकती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? हिमनद। जैसे काराकोरम पहाड़ी पर जो हिमनद, उसे हम क्या कहते हैं? काराकोरम तो खुद में भी एक ग्लेशियर है, काराकोरम ग्लेशियर। तो ग्लेशियर जो होते हैं सरकते रहते हैं धीरे धीरे, तो उन्हें हम हिमनद भी कहते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण ही वर्तमान सभी महाद्वीपों पर लगभग हिमनद के प्रमाण पाए जाते हैं। जैसा कि आपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय पढ़ा था कि अर्जेंटीना में, ब्राजील में, है ना, और दक्षिण अफ्रीका में, प्रायद्वीपीय भारत में, ऑस्ट्रेलिया में हिमनद के प्रमाण मिलते हैं अतीत काल में, यानी वहां पे बर्फ की चादरों का विकास हो गया था अतीत के काल में। तो जलवायु परिवर्तन के कारण ही अलग अलग महाद्वीपों पर हिमनदों के प्रमाण मिलते हैं, जो कि इन क्षेत्रों की जलवायु से मेल नहीं खाता है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन को मानवीय क्रियाकलापों से जोड़ा जाता है ना, यानी वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन को मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों से जोड़ा जाता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन का संबंध केवल मानव क्रियाकलापों से नहीं है। हमारा जो आर्थिक क्रियाकलाप है, चाहे औद्योगिक विकास हो, चाहे परिवहन विकास हो, चाहे नगरीकरण हो, हमेशा जलवायु परिवर्तन को इस मुद्दे से जोड़ दिया जाता है कि मानव जीवाश्म ईंधनों का लगातार दहन करता जा रहा है, औद्योगिक विकास कर रहा है, खनिज संसाधनों या प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है, निर्वनीकरण कर रहा है, वनों का सफाया कर रहा है। तो आमतौर पर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को वर्तमान में इससे जोड़ा जाता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का मुद्दा ब्रह्मांडीय और भौगोलिक कारकों से जुड़ा हुआ है। तो जलवायु परिवर्तन के संबंध में जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, उनमें से कुछ सिद्धांतों में जलवायु परिवर्तन के कारणों को ब्रह्मांडीय माना गया है, उसको हम कहते हैं अपार्थीय। इसे जलवायु परिवर्तन के संबंध में जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, उनमें से कुछ सिद्धांत जलवायु परिवर्तन के कारणों को ब्रह्मांडीय मानते हैं, मतलब अपार्थिव। मतलब जलवायु परिवर्तन के जो कारक हैं वो पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड में मौजूद हैं, अपार्थिव। वही कुछ सिद्धांतों में जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक, कुछ सिद्धांतों में स्वीकार किया गया है कि जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक स्वयं पृथ्वी के भीतर मौजूद हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट। समझ रहे हैं ना?
वहीं कुछ सिद्धांतों में मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों के दृष्टिगत जलवायु परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो हमने जो बातें कही उसे नोट्स के रूप में आप लिख सकते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे, नहीं पहले एक लाइन और पैरा चेंज करके लिख लिए कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। पहला है ब्रह्मांडीय सिद्धांत। ब्रह्मांडीय सिद्धांत में क्या है? अच्छा, पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है ना। पृथ्वी सूर्य की जो मात्रा प्राप्त करती है उसे हम क्या कहते हैं? सूर्यातप। तो पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा के स्रोत देखते हैं आप, चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे जो भोजन हम खाते हैं वो भी तो ऊर्जा का ही स्रोत है ना। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जितना भी स्रोत है वो किससे बना है? सूर्य की ऊर्जा से मिलकर बना है ना। आप जानते ही सब बातें मैं पहले बता चुका हूँ जीएस के दौरान। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, आप ब्रह्मांडीय सिद्धांत पढ़ रहे हैं इस समय, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है और साथ ही पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष एक निश्चित स्थिति में है। पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष एक निश्चित स्थिति में है। पृथ्वी सूर्य का परिभ्रमण करती है और साथ ही अपने अक्ष पर 23 अंश झुकाव लेकर अपने अक्ष पर घूमती रहती है। इसे हम कहते हैं पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। तो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण भी कर रही है और अपने अक्ष पर झुककर भी एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में, है ना। तो इसको हम कहते हैं घूर्णन और इसको कहते हैं परिक्रमण। तो पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष एक निश्चित स्थिति में है। तो सूर्य और पृथ्वी की जो सापेक्ष स्थिति है उसमें अगर किसी तरह का बदलाव होता है, सूर्य और पृथ्वी की जो सापेक्ष स्थिति है अगर उसमें किसी तरह का बदलाव हो जाए तो पृथ्वी को मिलने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा भी परिवर्तित हो जाएगी। यदि इन दोनों की सापेक्ष स्थिति परिवर्तित होगी तो सूर्य से पृथ्वी को मिलने वाली ऊर्जा की मात्रा भी परिवर्तित हो जाएगी। माना जाता है कि पृथ्वी का जो परिक्रमण पथ है, माना जाता है कि पृथ्वी का जो परिक्रमण पथ है और पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है, पृथ्वी का परिक्रमण पथ और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, विषुवत रेखा ऐसे है, उत्तरी ध्रुव यहाँ है, दक्षिण ध्रुव, पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है 23.5 डिग्री झुकाव के साथ, है ना। तो माना जाता है कि पृथ्वी के परिक्रमण पथ और उसके कक्षीय झुकाव में परिवर्तन आता रहता है। आमतौर पर पृथ्वी के परिक्रमण पथ में 40,000 वर्षों में 80,000 वर्षों परिवर्तन आता है और पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में 41,000 वर्षों में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के परिक्रमण पथ, ये जो पथ है इसमें 80,000 वर्षों में परिवर्तन होता है और पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में 41,000 वर्षों में परिवर्तन होता है, ऐसा माना जाता है। तो पृथ्वी का जो पृथ्वी के अक्ष के झुकाव में, वही अक्षीय झुकाव कह सकते हैं। पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव होता है वो 21.1 डिग्री से लेकर 24.5 डिग्री के मध्य होता है। पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर झुकाव है, ऐसे पृथ्वी जो झुकी हुई है वो 21.1 डिग्री से लेकर 24.5 डिग्री के मध्य माना जाता है। वर्तमान में पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? वर्तमान में पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो पृथ्वी के परिक्रमण पथ या अक्षीय झुकाव में जब परिवर्तन होता है तो उससे शीतकाल और ग्रीष्मकाल के तापांतर में अंतर आ जाता है। मान लेते हैं शीतकाल का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है और ग्रीष्मकाल का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको हम कहते हैं शीतकाल और ग्रीष्मकाल का तापांतर। भाई ताप में अंतर होता है तभी ना, कभी गर्मी आ जाती है कभी ठंडी आ जाती है, लेकिन शीतकाल और ग्रीष्मकाल का जो तापांतर होता है वो एक निश्चित अनुपात में होता है, बहुत ज्यादा घट बढ़ नहीं सकता है, उसमें अनुपात हमेशा निश्चित बना रहता है। यानी बीच
में अंकों की दूरी 2 से लेकर 45 तक, मान लिया, मैं ऐसा मान रहा हूं, तो पृथ्वी का जो तापांतर है शीतकाल और ग्रीष्म काल का, उसमें एक निश्चित स्पेस होता है, उसमें बहुत ज्यादा घट बढ़ नहीं होती है। लेकिन जब पृथ्वी के परिक्रमण पथ और अक्षीय झुकाव में परिवर्तन आ जाता है तो शीतकाल और ग्रीष्म काल के मध्य का तापांतर बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर हिम चादरों का विकास होने लगता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर हिम चादरों का विकास होने लगता है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन से प्रमाणित किया है कि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन के चलते ही अतीत काल में अलग अलग महाद्वीपों पर हिम चादरों का विकास हो गया था, मतलब हिमनदों का विकास हो गया था। वैज्ञानिकों ने अध्ययन से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही अलग अलग महाद्वीपों पर हिम चादरों का विकास हो गया था। ठीक है, ये तो हो गया ब्रह्मांडीय सिद्धांत, जलवायु परिवर्तन के चलते हो गया ना। जब अलग अलग महाद्वीपों पर हिम चादरों का विकास हो गया तो क्या है, ये जलवायु परिवर्तन नहीं है, समझ गए आप। दूसरा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम पढ़ क्या रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के सिद्धांत, मतलब किन किन कारणों से जलवायु परिवर्तन हो सकता है। तो अभी तो ये देखा कि पृथ्वी के परिक्रमण पथ और अक्षीय झुकाव में परिवर्तन से जलवायु परिवर्तन हो सकता है और अतीत काल में हुआ है। दूसरा हम सिद्धांत देखेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी जलवायु परिवर्तन के कारणों की व्याख्या करने में सक्षम है। प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी के अनुसार क्या है, ये थ्योरी क्या है, क्या बताने की जरूरत है, सब जानते हैं, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का ऊपरी स्थलीय दृढ़ भूखंड, पृथ्वी का ऊपरी स्थलीय दृढ़ भूखंड 6 बड़े प्लेटों और लगभग 20 छोटे प्लेटों से मिलकर बना है। ये प्लेटें अपने नीचे स्थिर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर गतिशील अवस्था में है। ये प्लेटें, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जाके देख लीजिएगा अगर भूल गए हैं तो ये प्लेटें अपने नीचे स्थित एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, पृथ्वी गोल है ना, तो ये प्लेटें अपने नीचे स्थित एस्थेनोस्फीयर के ऊपर गतिशील अवस्था में है। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग से पहले या अतीत काल में हम कह सकते हैं, अतीत काल में सभी, पहले तो ये देख लीजिए कि ये प्लेटें अपने नीचे स्थित एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरती हुई अवस्था में, परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के ऊपर महाद्वीपों की स्थिति में भी बदलाव आता रहता है। यानी प्लेटों के ऊपर जो महाद्वीप स्थित हैं उनकी स्थिति में भी लगातार बदलाव आता रहता है, मतलब महाद्वीप प्रवाहित हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। अतीत काल में ये सभी महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के पास एक विशाल भूखंड या एक विशाल महाद्वीप के रूप में आपस में जुड़े हुए थे। अतीत काल में ये सभी महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप के रूप में दक्षिणी ध्रुव के पास आपस में जुड़े हुए थे, यानी ये सभी महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में थे और आपस में जुड़े हुए थे। कहां पे, दक्षिणी ध्रुव के पास। प्लेटों में प्रवाह के चलते या हॉट स्पॉट की घटना के चलते प्लेटों में प्रवाह शुरू हुआ। हॉट स्पॉट की घटना के चलते प्लेटों में जब प्रवाह शुरू हुआ तो परिणाम स्वरूप, हाँ, जब आप देखेंगे कि सभी महाद्वीप, ऐसा लिखेंगे कि सभी महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप के रूप में या सभी स्थल खंड एक विशाल महाद्वीप के रूप में आपस में जुड़े हुए थे, इसे पैंजिया नाम दिया गया है। यहाँ पे लिख लीजिए, इसे पैंजिया नाम दिया गया है। कहाँ जुड़े हुए थे, दक्षिणी ध्रुव के पास। हॉट स्पॉट की घटना के चलते पैंजिया का विखंडन हो गया, परिणाम स्वरूप अलग अलग स्थलखंड अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित हो गए। पैंजिया का विखंडन हो गया, परिणाम स्वरूप महाद्वीप अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित हुए और वर्तमान स्थिति को प्राप्त हुए। वर्तमान स्थिति क्या है, पश्चिम में दोनों अमेरिका है, बीच में यूरोप है, उसके पूर्व में एशिया है और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है। सब देख रहे हैं, और एशिया के दक्षिण में क्या है, अफ्रीका है। तो ये वर्तमान स्थिति है। तो पैंजिया विखंडन के परिणाम स्वरूप
सभी महाद्वीप अलग अलग क्षेत्रों में प्रवाहित हो गए और धीरे धीरे वर्तमान स्थिति को प्राप्त हो गए, जैसा कि आज बिखरे हुए महाद्वीप दिखाई देते हैं, है ना। तो प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये महाद्वीप अलग अलग कालों में अलग अलग जलवायु के प्रभाव में रहे होंगे, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवायु कैसी होती है, बहुत ही ठंडी, और विषुवत रेखा के समय जलवायु कैसी होती है, बहुत ही गर्म। तो जैसे जैसे ये महाद्वीप ध्रुव से लेकर विषुवत रेखा और पुनः उत्तरी अमेरिका इस समय कहाँ है, आपने ध्यान दिया होगा, उत्तरी, समझने का प्रयास करिए। महाद्वीप बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप मेरी बातों को समझ जाए। यह उत्तरी अमेरिका और यह है दक्षिण अमेरिका। हमने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि सभी महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के पास आपस में एक विशाल महाद्वीप के रूप में जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया नाम दिया गया है। हॉटस्पॉट की घटना के चलते महाद्वीपों का पैंजिया का विखंडन हो गया और महाद्वीप अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित हो गए और वर्तमान स्थिति को प्राप्त हुए। अब अगर उत्तरी अमेरिका यहाँ था और यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित हो गया टूटकर, तो पहले ध्रुवीय क्षेत्र में था उत्तरी अमेरिका, फिर शीतोष्ण कटिबंध में आया, फिर उष्ण कटिबंध में आया होगा, फिर शीतोष्ण कटिबंध में आया होगा, फिर उपध्रुवीय क्षेत्रों में पहुंच गया अमेरिका। यानी कनाडा का जो उत्तरी क्षेत्र है वो उपध्रुवीय क्षेत्र में पड़ता है, लगभग ध्रुवीय क्षेत्र है। यानी एक ही महाद्वीप पर अलग अलग कालों में अलग अलग जलवायु का प्रभाव है कि नहीं, दिखाई दे रहा है आपको। एक ही महाद्वीप, भाई पृथ्वी का अलग अलग कटिबंध में अलग अलग जलवायु पाई जाती है ना, तो जैसे जैसे एक ही भूखंड अलग अलग क्षेत्रों में प्रवाहित होता जाएगा तो उस पर अलग अलग जलवायु का प्रभाव होगा कि नहीं। तो यही कारण है कि इसी प्रवाह के कारण ये महाद्वीप अलग अलग कालों में अलग अलग जलवायु के प्रभाव में रहे होंगे, है ना। इससे भी जलवायु परिवर्तन की व्याख्या हो जाती है। यानी जैसे जैसे महाद्वीप प्रवाहित होगा, आज भारत कहाँ है, आज भारत क्या है, विषुवत रेखा के थोड़ा सा उत्तर में है भारत। भारत किधर प्रवाहित हो रहा है, भारत उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है, इंडियन प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो जैसे जैसे इंडियन प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित हो जाएगी, भारत कहाँ पहुंच जाएगा, उत्तरी ध्रुव के पास पहुंच जाएगा। यानी आज भारत में अगर गर्मी पड़ रही है तो जब ध्रुव के पास पहुंच जाएगा तो गर्मी में भी हमारे सिर पे बर्फ जम जाएगा, इतनी ठंडी पड़ेगी। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी जलवायु परिवर्तन की व्याख्या कर रही है। तीसरा है वायुमंडलीय संघटन में परिवर्तन। वायुमंडल में क्या क्या है, जलवाष्प है, गैसें हैं। वायुमंडल में सबसे प्रमुख रूप से गैसें हैं, धूल कण है और जलवाष्प है। तो वायुमंडल में मौजूद गैसों और धूल कणों की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है ना। अर्थात वायुमंडल संगठन में परिवर्तन के कारण भी जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। इस संदर्भ में दो प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत और दूसरा ज्वालामुखी सिद्धांत, है ना। हम कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने से वायुमंडल के ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेता है। वायुमंडल क्या है कि सूर्य की तरंगें, सौरिक विकिरण लघु तरंगी होता है। सूर्य का जो विकिरण होता है लघु तरंगी होता है। सौरिक विकिरण के लिए तो हमारा वायुमंडल पारदर्शी है, हमारा वायुमंडल सौरिक विकिरण को बिल्कुल भी नहीं रोकता, चला आता है पूरा। अब बादलों से टकरा गया, कुछ परावर्तित हो गया और दूसरी बात है, लेकिन वायुमंडल हमारा सौरिक विकिरण को नहीं रोकता है धरातल तक आने में। क्यों? क्योंकि सौरिक विकिरण लघु तरंगी होता है। जबकि पृथ्वी जब धधकने लगती है, पृथ्वी से जो ऊष्मा बाहर निकलती है ना, उसे हम कहते हैं पार्थिव विकिरण। लेकिन पार्थिव विकिरण लघु तरंगी नहीं होता, क्या होता है, दीर्घ तरंगी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के चलते वायुमंडल के ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दीर्घ तरंगी पार्थिव विकिरण, परिणाम स्वरूप वायुमंडल लघु तरंगी सौरिक विकिरण के लिए तो पारदर्शक होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड दीर्घ तरंगी पार्थिव विकिरण की ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड दीर्घ तरंगी पार्थिव विकिरण की ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होने लगती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी ही अधिक होगी
तापमान में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। तो इससे शुरू में पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते, तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होने लगता है, यानी समुद्रों से, नदियों से, जलाशयों से भूगर्भिक जो जल होता है जमीन के नीचे, उन सभी का वेपोराइजेशन अधिक होगा, भाप बन के उड़ने लगते हैं सब। तो गर्मी अधिक, तो वाष्पीकरण अधिक होने लगता है। जब वाष्पीकरण अधिक होगा तो वायुमंडल में क्या होगा, बादल ज्यादा बनने लगेंगे, मतलब मेघाच्छादन ज्यादा होगा, है ना। तो वाष्पीकरण अधिक होने से मेघाच्छादन अधिक होने लगता है। तो मेघाच्छादन जब अधिक हो जाता है तो सूर्य से आने वाली विकिरण ऊष्मा या सौरिक ऊर्जा धरातल पर नहीं पहुंच पाती है ना। अधिक मेघाच्छादन के चलते जो सौरिक विकिरण है धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होने से शुरू में तो तापमान बढ़ेगा, लेकिन मेघाच्छादन के चलते बाद में तापमान गिरने लगता है, क्योंकि पृथ्वी के आसपास इतना ज्यादा बादल बन जाता है भाई। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगा, धरती का तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, जल का वाष्पीकरण बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा, मेघाच्छादन अधिक होगा, मेघाच्छादन अधिक होगा, सौरिक विकिरण धरती तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि धरती के चारों तरफ बादल ही बादल, इतना बादल कि सूर्य की ऊर्जा धरती तक आ ही नहीं रही है। फिर क्या हो जाएगा, धरती का तापमान गिरने लगेगा। इसमें आपको सच नजर आ रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने से शुरू में तापमान बढ़ेगा, बाद में बादल इतने ज्यादा बन जाएंगे कि तापमान घटने लगेगा और पृथ्वी पर हिमयुग का आगमन हो जाएगा। परिणाम स्वरूप हिम चादरों का चारों तरफ विकास हो जाएगा। यानी जब भी पृथ्वी पर तापमान बढ़ेगा तो शुरू में तो हिमखंड पिघल जाएंगे, जो अंटार्कटिका के हिमखंड हैं शुरू में पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठ जाएगा हिमखंड पिघलेंगे। तो कहा जाता है ना कि तापमान बढ़ेगा। ये आईपीसीसी की रिपोर्ट बड़ा डराती है, पढ़िए तो पढ़ के कोई कांप जाएगा, हे भगवान अब हमारा क्या होगा। मालदीव डूबने के कगार पे है, तुवालू द्वीप डूब चुका है, फिजी भी डूबने वाला है, क्या क्या हो जाएगा। अंटार्कटिका का पूरा बर्फ पिघल जाएगा, समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ जाएगा, द्वीप डूब जाएंगे, भूखमरी की समस्या आ जाएगी, क्योंकि पानी गर्म हो जाएगा तो मछलियां मरने लगेंगी, फिर इंसान खाए बिना एक दिन मर जाएगा। क्या क्या करके सब डराते रहते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पहली बात, वो जो ऐसा करते हैं ऐसा होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में ना बैलेंस करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है ना। हमारे चारों तरफ जो महासागर है ना, महाद्वीप के चारों तरफ, अटलांटिक महासागर और कौन कौन सा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हमारी जो प्रकृति है ना ये बहुत ही व्यापक है। ये इतनी आसान नहीं है कि मानव इसको तुरंत प्रभावित कर लेगा। आखिर में पृथ्वी पर जीवन जीने लायक परिस्थितियां करोड़ों वर्षों में प्रयोग के बाद बनी है। करोड़ों वर्षों में जो प्रयोग किए हैं प्रकृति ने अपने साथ, उसके बाद यहाँ पे जीवन जीने लायक परिस्थितियां बनी हैं। तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त होना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर मानवीय क्रियाकलापों से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे जो महासागर है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे महासागर सोखने का काम करते हैं। यही कारण है कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सोखते हैं तो महासागरीय जल की अम्लीयता में वृद्धि हो जाती है। तो समझिए, तो शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड चलते तापमान बढ़ा, बाद में घटा और धीरे धीरे हिम चादरों का विकास हो गया, मतलब हिमयुग का आगमन हो गया। तो इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत। हो गया ना जलवायु परिवर्तन। दूसरा, ज्वालामुखी सिद्धांत। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान भारी मात्रा में धूल और राख के कणों का विमोचन वायुमंडल में हो जाता है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में धूल और राख कण का विमोचन होता है वायुमंडल में, है ना। धूल और राख कण जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो सौरिक विकिरण जो है उसका विक्षेपण हो जाता है, क्योंकि धूल कण क्या करते हैं, सौरिक विकिरण का विक्षेपण करते हैं, मतलब तितर बितर कर देते हैं। तो धूल और राख कण अधिक हो जाने से सौरिक विकिरण का विक्षेपण हो जाता है वायुमंडल में। परिणाम स्वरूप सौरिक विकिरण धरातल पर कम पहुंचने लगता है, जबकि पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा का जो ह्रास होता है वो चलता रहता है। एक तरफ तो पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा निकलती रहती है पृथ्वी से, और दूसरी तरफ सौरिक विकिरण, धूल और राख कण चारों तरफ इतना ज्यादा हो जाता है कि सौरिक विकिरण का विक्षेपण होने से सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंच ही नहीं रहा है, और जबकि पृथ्वी के पास जो थोड़ी बहुत ऊष्मा है वो पार्थिव विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में जा रही है। इसके चलते पृथ्वी का तापमान लगातार गिरता जाता है, लगातार गिरता जाता है, और धीरे धीरे पृथ्वी पर हिमयुग का आगमन हो जाएगा, है ना। इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी सिद्धांत। सौर विकिरण में परिवर्तन।
सौर विकिरण में परिवर्तन। सौर विकिरण परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ सकता है? सौर विकिरण में परिवर्तन क्यों होगा? सौर विकिरण मतलब समझते हैं ना, सूर्य गोल है, अपनी जितनी भी ऊर्जा बाहर की ओर निकालती है उसे हम कहते हैं सौर विकिरण। सूर्यातप नहीं है, सूर्यातप तो वो मात्रा है जितना पृथ्वी प्राप्त करती है, उसे क्या कहते हैं? सूर्यातप। लेकिन सौर विकिरण क्या है? सूर्य जितना ऊर्जा विकिरित करती है चारों तरफ ग्रहों की ओर या अंतरिक्ष में, उसे हम कहते हैं सौर विकिरण। तो सौर विकिरण की मात्रा में घट बढ़ होती है। क्यों? सूर्य के सतह पर धब्बे उभर जाते हैं, सूर्य की सतह पर धब्बे उभर जाते हैं, इसे हम सोलर स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर स्पॉट। तो ये धब्बे उभरते हैं, इनकी उत्पत्ति तो होती है लेकिन विनाश भी होता रहता है। यानी कोई भी सौर धब्बा जब उत्पन्न होगा तो कुछ साल बाद उसका विनाश भी होता है। यानी सूर्य की सतह पर सौर धब्बों या सौर कलंक अथवा सोलर स्पॉट की उत्पत्ति और विनाश का चक्र चलता रहता है ना, इनका चक्र चलता रहता है। वैज्ञानिकों ने ऐसे 11 वर्षीय चक्र, 23 वर्षीय चक्र या अधिक अवधि वाले चक्रों का उल्लेख किया है। मतलब सोलर स्पॉट 11 वर्ष का भी हो सकता है, 23 वर्ष का भी हो सकता है, अधिक अवधि का भी हो सकता है। तो वैज्ञानिकों ने अलग अलग अवधि वाले सोलर स्पॉट वाले चक्रों का जिक्र किया है। तो पाया गया है कि जब सोलर स्पॉट अधिक बनते हैं तो वहां से सौर विकिरण अधिक मुक्त होता है ना, विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है। जहां जहां भी सोलर स्पॉट बनते हैं वहां से विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है। जब विकिरण की मात्रा चारों तरफ बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं सौर आंधी। क्या कहते हैं? सौर आंधी कहते हैं। चारों तरफ आंधियां चलती हैं विकिरण की एकदम, मतलब वहां पे तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है सतह पर, है ना। तो उत्पत्ति सौर धब्बों की उत्पत्ति और विनाश का चक्र चलता है। वैज्ञानिकों ने ऐसे 11 वर्षीय 23 वर्षीय चक्रों का जिक्र किया है। पाया गया है कि जब सौर धब्बों की संख्या में वृद्धि होती है तो विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है, और जब सौर धब्बों की मात्रा में कमी आती है तो विकिरण में कमी आ जाती है। इससे भी जलवायु परिवर्तन को जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ से विकिरण जब अधिक निकलेगी तो पृथ्वी पर गर्मी अधिक पड़ेगी। अगर धब्बे यहाँ बहुत ज्यादा बन गए तो पृथ्वी गर्म हो जाएगी बहुत ज्यादा, और अगर धब्बे यहाँ पे कम है तो पृथ्वी सामान्य तापमान वाली बनी रहेगी। तो सौर धब्बों का संबंध जलवायु परिवर्तन से, अतीत काल में हुए जलवायु परिवर्तनों से जोड़ा जाता है। यानी सौर धब्बों का गमन आगमन या जो हिमयुग का गमन आगमन होता है पृथ्वी पर। अतीत काल में ऐसा हुआ कि कभी हिमयुग आया फिर चला गया, फिर हिमयुग आया, यानी चारों तरफ बर्फ की चादरों का विकास हो गया, फिर हिमयुग चला गया। तो जो हिमयुग का गमन और आगमन हुआ है उसका सौर धब्बों के चक्रों से संबंध स्थापित किया जाता है कि जब जब सौर धब्बे अधिक बने तो हिमयुग चला गया, सौर धब्बों में कमी आई तो हिमयुग का फिर से विकास हो गया, है ना। अगला है मानवीय क्रियाओं द्वारा सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन। मानवीय क्रियाओं द्वारा सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन। जलवायु में क्या क्या शामिल किया जाता है? जल, वायु, तापमान। जलवायु के 3 तत्व हैं, जल, वायु और तापमान। तो इसका नाम जलवायु क्यों रखा गया है? तापमान भी तो नाम होना चाहिए, क्योंकि तापमान जल में भी है और वायु में भी है। तापमान जल में भी है और वायु में भी, इसलिए तापमान को अलग से नहीं लिखा जाता। क्या कहते हैं? जलवायु। तो मनुष्य जलवायु के प्राकृतिक तत्वों और उसके परिणामों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। मनुष्य जलवायु के प्राकृतिक तत्वों यानी जल, वायु और तापमान में परिवर्तन नहीं कर सकता है। क्या मनुष्य जल को समाप्त कर सकता है पृथ्वी पर से? नहीं कर सकता है। मनुष्य पृथ्वी पर से वायु को समाप्त कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या मनुष्य तापमान में बहुत ज्यादा उलटफेर ला सकता है? नहीं ला सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मनुष्य जलवायु के प्राकृतिक तत्वों और उसके परिणामों में फेरबदल या परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं कर सकता है। लेकिन
मनुष्य अपनी आर्थिक क्रियाकलापों के माध्यम से सूक्ष्म जलवायु में बड़ी मात्रा में परिवर्तन कर सकता है। सूक्ष्म जलवायु, सूक्ष्म जलवायु क्या होती है? क्षेत्रीय स्तर पर मनुष्य आर्थिक क्रियाकलापों के माध्यम से सूक्ष्म जलवायु में भारी मात्रा में परिवर्तन कर सकता है, यानी क्षेत्रीय स्तर पर। वर्तमान जो प्रौद्योगिकी मानव है, आज के इंसान को हम क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी इंसान, क्योंकि वो विज्ञान की ताकत से लैस है ना। धरती पर एकमात्र ऐसा जीव है इंसान जो गोली मारकर हत्या कर सकता है। बाकी दूसरे जीवों को क्या प्रयोग करना पड़ेगा? या तो अपना नाखून इस्तेमाल करेंगे, अपने दांत इस्तेमाल करेंगे, है ना, अपने खुरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य क्या है? गोली मार देगा। तो ये है प्रौद्योगिकी मानव, इसके पास विज्ञान की ताकत है। और ये विज्ञान की ताकत इसने कहां से पाई है? धरती के ही संसाधनों का प्रयोग करके। जिस बारूद का प्रयोग होता है वो भी धरती के नीचे से आता है, जिस मेटल का प्रयोग किया जाता है गोली बनाने के लिए वो भी धरती के नीचे से आता है। यानी मनुष्य ने क्या किया कि इस धरती के संसाधनों को प्रयोग करना सीख लिया, और बाकी जीव या तो जंगल में दौड़ते चले गए, या तो इंसान के पालतू बन गए, या तो इंसान के पालतू बने, या तो अभी भी जंगल में ही है। यानी संसाधन उनके चारों तरफ है। हाथी, शेर, घोड़ा, जेब्रा जितने भी हैं उनके चारों तरफ संसाधन ही संसाधन है, लेकिन वो उन संसाधनों का बेचारे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मनुष्य भी उन्हीं के साथ जन्म लिया था, लेकिन मनुष्य ने उन संसाधनों का प्रयोग करना सीख लिया। क्यों? दो बातों की भिन्नता है। मनुष्य के पास अद्भुत दिमाग है। मनुष्य शारीरिक रूप से धरती के सभी प्राणियों से कमजोर है, लेकिन मनुष्य के पास अद्भुत दिमाग है और मनुष्य की शारीरिक संरचना, मनुष्य अपने उंगलियों का प्रयोग अपने मनचाहे ढंग से कर सकता है। ये जो कमाल देख रहे हैं ना आप, ये धरती का कोई दूसरा जीव नहीं कर पाता है जल्दी। इसलिए मनुष्य की ताकत को पहचानिए, समझने का प्रयास कीजिए। मनुष्य जो कर लेता है वो धरती का कोई दूसरा जीव नहीं कर पाता है। अगर कर भी लेगा तो उसे बहुत ज्यादा समय लगेगा, बहुत ज्यादा प्रशिक्षण देना पड़ेगा। हम अपने हाथों पैरों को अपने मनचाहे ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जो हाथ और पैर हैं वो एक शक्तिशाली यंत्र हैं तो बहुत नाजुक। इन हाथों में मेहंदी भी लगती है, इन हाथों से गोली भी चलती है, क्योंकि दिमाग जो आज्ञा देता है उसका पालन करना हमारी उंगलियां बखूबी जानती हैं। इसी गुण के चलते मानव दूसरे जीवों से अलग हो गया है। मानव सीधा खड़ा होकर चल सकता है, मानव ठहाके ले सकता है, हंस सकता है। इंसान का बच्चा और दूसरे जीवों के बच्चों में तुलना करिए। इंसान का बच्चा कितना कमजोर होता है? वो इतना कमजोर होता है कि अगर शुरुआती 5 साल तक उसका ढंग से लालन पालन नहीं हुआ है तो मृत्यु हो जाएगी, बचेगा ही नहीं। जबकि घोड़े का बछड़ा देखिए, गाय का बछड़ा देखिए, शेर का शावक देखिए, घोड़े का जो बच्चा होता है उसे देखिए, कुत्ते के बच्चों को देख लीजिए। पैदा हुए नहीं 2 घंटे पड़े रहे उसके बाद दौड़ने लगते हैं। गाय की बछिया होती है ना, बछड़ा, पैदा होते ही 1 घंटा केवल इंतजार करना पड़ता है, आधा घंटा, उसके बाद पूरा गांव छान मारेगी। इतना तेज दौड़ती है कि उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इंसान का बच्चा बिल्कुल गधा होता है, उसे चलने में ही साल भर लग जाते हैं, बोलने में, ढंग से बोलने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। खाने पीने का शौहर भी जल्दी होता नहीं है, दिमाग बिल्कुल गायब रहता है। यानी दूसरे जीवों के बच्चे देखिए, पैदा होने के 2 घंटे में ही दिमाग चलाना जान जाते हैं। समझ रहे हैं आप? मगरमच्छ के बच्चों को आपने देखा है? जब वो जन्म लेते हैं अपने अंडे से बाहर निकलते हैं, डिस्कवरी में देखा होगा, मगरमच्छ या कछुए अपने अंडे कहाँ देते हैं? समुद्र के किनारे बालू में देते हैं, या नदी के किनारे बालू में देते हैं। जब उनके अंडे पक जाते हैं और बच्चे बाहर निकलते हैं अंडे में से, तो बाहर निकलते वो किधर भागते हैं? पानी की तरफ। मगरमच्छ के बच्चे बाहर निकलते ही पानी की तरफ दौड़ते हैं, और इसका कारण क्या है? आप कितना भी सोचेंगे नहीं समझ आएगा। यानी अंडे के भीतर ही उनके पास इतना दिमाग है कि हम जैसे ही बाहर निकलेंगे हमें पानी की तरफ जाना है। क्या मनुष्य का बच्चा इतना डेवलप होता है उसका दिमाग? मनुष्य के बच्चे को कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि दूसरे जीवों के बच्चे उनको सब पता होता है। यानी पैदा होने के बाद मनुष्य का दिमाग बहुत कम होता है और दूसरे जीवों का दिमाग अधिक होता है। लेकिन मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है उसका दिमाग ताकतवर होता चला जाता है। इसी कहते हैं कछुए की चाल। धीरे धीरे चलोगे, मजबूत चलोगे, तेजी से भगोगे, मंद रह जाओगे, है ना। यानी धीरे धीरे सीखो,
जितना ही धीरे धीरे सीखोगे आप ठोस सीखेंगे, मजबूत सीखेंगे, वो हमेशा के लिए स्थायी बना रहता है। कोई भी चीज जितने ही कम अवधि में आप सीख लेंगे स्थायी नहीं रहता है, वो दिमाग से वॉश हो जाएगा एक दिन। दूसरे जीवों के बच्चे देखिए, दिमाग तो खूब है बचपन में, उनको पता है कि पैदा होते ही पानी की तरफ दौड़ना है, पैदा होते ही माँ का दूध कहाँ है उसे पीना जानते हैं, पैदा होते ही भोजन करना सीख जाते हैं, पैदा होते ही दौड़ना सीख जाते हैं, अपनी सुरक्षा करना सीख लेते हैं। लेकिन मनुष्य के बच्चे को कुछ नहीं आता है। और दूसरी चीज, मनुष्य धीरे धीरे विकास करता है, बहुत ज्यादा विकास कर लेता है दिमागी स्तर पे। अब शारीरिक स्तर पे आते हैं। दूसरे जीवों के पास कुछ कुछ ताकत है, प्राकृतिक ताकत है। जैसे मनुष्य शारीरिक तौर पे अगर आप देखेंगे तो दुनिया के सभी जीवों से कमजोर है। चिड़िया उड़ सकती है, दौड़ भी सकती है, चिड़िया उड़ सकती है। हम आज भी या तो हवाई जहाज बना लिए तब तो उड़ सकते हैं, लेकिन इंसानों के बच्चे को आपने देखा होगा बचपन में किसी ऊंचे स्थल पे खड़े हो जाते हैं और हाथ ऐसे ऐसे करते हुए कूदते हैं और फिर उन्हें अपनी औकात पता चल जाती है। जब घुटने में चोट लगती है और नाक फूट जाता है तो उन्हें लगता है कि चिड़िया उड़ सकती है, थॉमस अल्वा एडिसन की तरह। थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी नौकरानी के बच्चे को प्रयोग किया था, वो अपने ऊपर प्रयोग नहीं करते थे, वो चालाक है। अपनी नौकरानी की लड़की को छत पे से कूदवा दिया था, उसका पैर टूट गया था। तो देखा कि चिड़िया कीट पतंगे खाती हैं और उड़ती रहती हैं, चिड़िया कीट पतंगे खाती हैं, उड़ती रहती हैं। तो उन्होंने अपनी नौकरानी के बच्चे को कीट पतंगे मार के घोल के पिला दिया था, फिर भी नहीं उड़ी तो छत पे से कूदवा दिया कि यहाँ से उड़ो। तो इंसानों के बच्चे उड़ने का प्रयास तो कर सकते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते हैं। दूसरे जानवरों के हाथ पैर बहुत ताकतवर होते हैं। इंसान अपने आकार के किसी भी जीव को ले ले, चाहे बंदर को ले ले, अरे अपने आकार नहीं, हम तो कह रहे हैं एक कुत्ते का बच्चा भी अगर आपको दौड़ा देगा ना आप डर जाएंगे, भाग जाएंगे। और बिल्ली आपसे कितना छोटा होता है, बिल्ली आपसे छोटी होती है ना, लेकिन एक बार मुंह खोल के गुर्रा दे, लगता है चक्कर खा के आप गिर जाएंगे, डर जाते हैं एकदम बुरी तरह से। यानी हम बहुत कमजोर होते हैं शारीरिक स्तर पे। एक छोटा सा कीड़ा भी अगर हमारी तरफ लपक जाए ना तो हम एकदम हदस के मारे जैसे लगता है जान निकल गई। लड़कियों को आपने देखा होगा काकरोच देखती हैं और चिल्लाने लगती हैं, है ना। इसी तरह अधिकतर जीवों के पास विष होता है अपनी सुरक्षा करने के लिए, एक बार काट लेंगे तो सामने वाला का सफाया हो जाता है। मनुष्य के पास ऐसा कोई विष नहीं है, नहीं मनुष्य के नाखून बड़े हैं जिससे किसी को नोच सके, नहीं मनुष्य के पास कोई विष है, नहीं मनुष्य दूसरे जानवरों से तेज दौड़ सकता है, नहीं मनुष्य हाथों से मुकाबला कर सकता है। मनुष्य अपने हाथ से कितना भी तेज मार दे, लेकिन एक चिंपांजी या दूसरा कोई लंगूर मनुष्य को एक थप्पड़ मार देगा ना तो मनुष्य 2.5 घंटे तक नहीं उठेगा। मेरे कहने का अर्थ ये था कि मनुष्य शारीरिक मानदंडों पर दूसरे जीवों से बहुत पीछे, लेकिन दिमागी स्तर पर मनुष्य बहुत आगे है। ये हम जो बता रहे थे, इन सब बातों का प्रयोग आप निबंध लिखने के दौरान कर सकते हैं, भविष्य में हमेशा काम आती है बातें। हाँ, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा सूक्ष्म जलवायु प्रश्न, लेकिन वर्तमान का जो प्रौद्योगिकी मानव है उसने पर्यावरण में काफी फेरबदल किया है। औद्योगिक विकास कर लिया है, चारों तरफ उद्योग स्थापित कर लिए, शहरीकरण कर लिया है, चारों तरफ शहर ही शहर, है ना। परिवहन साधनों का विकास कर लिया है ना। दिल्ली में मेट्रो में बैठा, पल भर में विश्वविद्यालय, पल भर में चांदनी चौक पहुंच गए, समय ही नहीं लगता है। परिवहन साधनों का इतना तीव्र विकास कर दिया है ना। इतना तीव्र भागते हैं लोग, देखता है दूसरे जीव से मुकाबला ही नहीं कर सकते दौड़ने का, फरारी से लोग चलते हैं, पल भर में यहाँ पल भर में वहां। तो मनुष्य ने तेजी से परिवहन साधनों का विकास किया, औद्योगिक विकास किया, शहरीकरण किया। किस कीमत पर किया? किस कीमत पर? प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर दोहन किया इंसान ने, है ना। प्राकृतिक संसाधनों का खूब दोहन किया, जीवाश्म ईंधनों का खूब उपयोग किया, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग किया, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया, निर्वनीकरण किया यानी वनों का सफाया कर दिया। ये रही इसकी कीमत, वनों का सफाया कर दिया, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया, जीवाश्म ईंधनों को खूब जलाया। इसके चलते क्या हुआ? पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है। पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव जलवायु पर पड़ा है। कैसे? पर्यावरण प्रदूषण जब बहुत ज्यादा होगा तो उसका प्रभाव जलवायु पर नहीं पड़ेगा। तो इन सब बातों के चलते सूक्ष्म जलवायु में परिवर्तन हुआ है, यानी क्षेत्रीय स्तर पर परिवर्तन हुआ। किससे? निर्वनीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, जीवाश्म ईंधनों के दहन, इन सब बातों के चलते सूक्ष्म जलवायु में परिवर्तन हुआ है। जीवाश्म ईंधनों के दहन से CO2 का विमोचन अधिक होता है,
जिससे वायुमंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होती है, जिससे वायुमंडल के ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होती है। मनुष्य ने औद्योगिक इस्तेमाल के लिए CFC जैसे औद्योगिक रसायनों का प्रयोग किया, जिससे ओजोन क्षरण बढ़ा है। ओजोन क्षरण बढ़ने से पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में धरती पर पहुंच रहा है। मनुष्य ने सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों का प्रयोग किया। सल्फर डाइऑक्साइड कहां से निकलता है? कोयला से निकलता है, पेट्रोल से निकलता है। जीवाश्म ईंधनों के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस का विमोचन होता है, जिससे अम्ल वर्षा की संभावना में वृद्धि होती है। इन सभी कारणों से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होने का खतरा मंडराने लगा है ना। परिणाम स्वरूप सूक्ष्म जलवायु में व्यापक परिवर्तन हुआ है। ठीक है। निर्वनीकरण से क्या क्या हुआ है? मनुष्य ने वनों का सफाया कर दिया। पेड़ पौधे क्या होते हैं? ये पेड़ है, ये पेड़ की जड़। जमीन के नीचे क्या है? मिट्टी है। मिट्टी में क्या है? पानी है, नमी है। तो पेड़ों की जड़ पानी लेती है और पत्तियां क्या है? उस पानी को वायुमंडल में छोड़ देती हैं। क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। पेड़ पौधे हमेशा वाष्पीकरण करते रहते हैं। यानी पेड़ पौधे क्या है? वाष्पीकरण का यंत्र है। पेड़ पौधे क्या है? वाष्पीकरण के यंत्र है। वन वाष्पीकरण के यंत्र के रूप में काम करते हैं। निर्वनीकरण कर देने से क्या हो गया? वाष्पीकरण के यंत्र कट गए। तो निर्वनीकरण कर देने से वाष्पीकरण प्रभावित होता है। पृथ्वी का वाष्पीकरण प्रभावित हो जाता है। वाष्पीकरण कम हो जाने से वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप वर्षा कम हो जाती है, वृष्टि की मात्रा कम हो जाती है। यानी बूंदों के रूप में गिरने वाले जो जल की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। मनुष्य ने देखिए, जलवायु का जो परिवर्तन है किसी एक कारण से नहीं जुड़ा हुआ है, बहुत सारे कारणों से जुड़ा हुआ है। मनुष्य ने और भी बहुत सारे ऐसे काम किए। क्या क्या किया? लिखते जाइए। जलवायु परिवर्तन पर या जलवायु पर मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना 250 शब्दों में करिए। यही सब लिखना होगा उसमें। मनुष्य ने क्या किया? बांधों, कृत्रिम जलाशयों का निर्माण किया, जैसे गोविंद सागर भाखड़ा नगर के पीछे है। मनुष्य ने कृत्रिम जलाशयों का विकास किया, कृत्रिम जलाशयों का निर्माण, बांधों का निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं का विकास। भाई सिंचाई परियोजना के विकास के लिए बड़े बड़े बांध बनाते हैं ना। सिंचाई परियोजना क्या होती है? बड़े बड़े बांध। तो मनुष्य ने कृत्रिम जलाशयों के निर्माण, बांधों के निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं के विकास, यहाँ तक कि इंसान बांधों के निर्माण के लिए नदियों की दिशा भी मोड़ देता है। कभी कभी नदियों का रुख मोड़ देता है, दिशा मोड़ देता है। जैसे आपने सुना होगा इस तरह की खबर कि चीन जो है ब्रह्मपुत्र नदी का जल दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहा है। सुना होगा आपने। यानी चीन अगर ब्रह्मपुत्र नदी के जल को दूसरी तरफ मोड़ देगा तो भारत में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं सूखे से वहां के लोग मर जाएंगे, सूखा हो जाएगा, वहां पे खेती किसानी एकदम ठप हो जाएगी। तो बांधों के निर्माण, सिंचाई परियोजना के विकास और नदियों का रुख मोड़कर स्थानीय पर्यावरण को काफी हद तक प्रभावित किया है, जिससे स्थानीय पर्यावरण में अगर परिवर्तन होगा तो सूक्ष्म जलवायु में परिवर्तन का खतरा मंडराने लगा है। ठीक है। इसके अलावा मनुष्य ने क्या किया? वर्तमान में नगरीकरण तेजी से बढ़ा है। वर्तमान में नगरीकरण तेजी से बढ़ा है।
नगरीय क्षेत्रों में सड़कों और भवनों नगरीय क्षेत्रों में पक्की सड़कों और भवनों के माध्यम से अधिकाधिक क्षेत्रों को पक्का कर दिया गया है। पक्की सड़कों और भवनों के माध्यम से अधिकाधिक क्षेत्र को पक्का किया गया है। तो अधिकाधिक क्षेत्र क्या हो गया? पक्का हो गया, यानी चारों तरफ कंक्रीट का जंगल है। कहीं कहीं ऊंची ऊंची इमारतें, पक्की सड़कें, पक्का स्टेडियम, पक्का बास्केटबॉल खेलने का मैदान, तो अधिक से अधिक क्षेत्र को पक्का कर दिया है। तो ये जो पथरीले और कंक्रीट वाले शहरी क्षेत्र होते हैं ना, ये सौरिक विकिरण का अधिक अवशोषण करते हैं। क्या आप मिट्टी पे एक पत्थर रख दीजिए और 2 घंटे पत्थर को खुला रखिए सूर्य की धूप में। मिट्टी उतनी गर्म नहीं होती है, लेकिन पत्थर इतना धधकने लगेगा कि आप उस पर हाथ या पैर नहीं रख पाएंगे। तो जो पथरीले क्षेत्र होते हैं सौरिक विकिरण का अधिक अवशोषण करते हैं, है ना। तो अधिकाधिक क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में पक्का कर दिया गया है, जिससे सौरिक विकिरण का अवशोषण अधिक होता है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल की निचली परतें भी गर्म हो जाती है। यही कारण है कि नगरीय क्षेत्रों का तापमान गांव या खुले मैदानों की तुलना में अधिक होता है। नगरीय क्षेत्रों का तापमान इसीलिए गांव या खुले मैदानों की तुलना में अधिक होता है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण कर दिया गया है। आजकल कंपटीशन चल रहा है बुर्ज खलीफा वाला कि किस शहर में या किस देश में सबसे ऊंची इमारत है। तो इस कंपटीशन के चलते क्या होता है कि जो हवा है उसके प्रवाह में बाधा आती है। तो ऊंची इमारतों के चलते, नगरीय क्षेत्रों में ऊंची ऊंची इमारतों के चलते उनका निर्माण हो गया है, तो उसके चलते पवन प्रवाह में बाधा आती है। पवन प्रवाह में बाधा आने से भी नगरीय क्षेत्रों का तापमान हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। भाई पवन प्रवाह नहीं होगा तो तापमान अधिक होगा कि नहीं? हम पंखा क्यों चलाते हैं? पंखा इसलिए चलाते हैं ताकि पवन प्रवाह होता रहे। पवन प्रवाह होगा तो हमें गर्मी नहीं लगती है, लेकिन पंखा बंद हो जाता है तो पवन प्रवाह नहीं होता है। परिणामस्वरूप हमारे शरीर की जो ऊष्मा है ना, मनुष्य का तापमान अधिक होता है ना वायुमंडल से, तो हमारे शरीर की जो ऊष्मा है हमारे चारों तरफ मंडराती रहती है। तो हमारे शरीर की ऊष्मा चारों तरफ मंडराती रहती है तो हमें गर्मी लगने लगती है और हम बेचैन हो जाते हैं। यही कारण कि पंखा चला देते हैं तो हमारे शरीर की ऊष्मा क्या है, बिखर जाती है, तो हमें ठंडी का अनुभव होता है ना। तो नगरीय क्षेत्रों में हवा अवरुद्ध हो जाती है, पवन प्रवाह हो नहीं पाता, परिणाम स्वरूप इनका तापमान आसपास के क्षेत्रों से अधिक हो जाता है। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधनों का दहन भी ज्यादा होता है। जीवाश्म ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों का विमोचन होता है। परिणाम स्वरूप यह भी एक कारण है कि नगरीय क्षेत्रों का तापमान आसपास के क्षेत्रों से अधिक होता है। ठीक है, ये हो गया नगरीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। यानी ये क्या है, अगर यहाँ का तापमान अधिक है तो ये सूक्ष्म जलवायु में परिवर्तन है कि नहीं है ना। ये है सूक्ष्म जलवायु में परिवर्तन। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में कल कारखानों और परिवहन साधनों से जो धुआं निकलता है ना, तो जब वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं धुआं या धूल के ना, तो संघनन नाभिक का काम करते हैं। यानी वायुमंडल में जो जलवाष्प है वो छोटे छोटे बूंदों के रूप में इन कणों के ऊपर जमा हो जाता है, धूल कणों के ऊपर, धुएं के कणों के ऊपर। तो धुएं के कणों को इसलिए हम क्या कहते हैं, संघनन नाभिक कहते हैं। तो नगरीय क्षेत्रों में कल कारखानों और परिवहन साधनों से निकला हुआ धुआं संघनन नाभिकों का कार्य करता है। इसके परिणाम स्वरूप संघनन अधिक होता है, परिणाम स्वरूप वर्षा हो जाती है। परिणाम स्वरूप कभी कभी नगरीय क्षेत्रों में आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक वर्षा हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ धुआं होता है जो कि संघनन नाभिक का काम करता है। इसके अलावा नगरीय क्षेत्र का तापमान अधिक होता है, इससे वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तापमान अधिक है तो वायु में संवहन धाराएं अधिक हो गई, इससे भी नगरीय क्षेत्रों में वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, उलट फिर जरूरी नहीं कि हर नगर में वर्षा ज्यादा ही हो, लेकिन किसी नगर में तापमान अचानक से अधिक बढ़ गया तो संवहन धाराएं ऊपर उठ जाएंगी और परिणाम स्वरूप वर्षा हो जाएगी। तो जो नगरीय क्षेत्रों में उत्पन्न धुआं होता है, इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में जो उत्पन्न धुआं होता है उस जो कि संघनन नाभिकों के रूप में काम करता है, इसलिए सुबह और शाम के समय नगरीय क्षेत्रों में कोहरा अधिक पड़ता है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल की पारदर्शिता अधिक प्रभावित होती है। धुआं क्या है, संघनन नाभिक का काम करता है। धुएं पर जब जल की बूंदें जम जाती है ना, दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है। वो कोहरा केवल धुआं नहीं होता है, कोहरा का मतलब धुआं प्लस पानी,
कोहरा क्यों पड़ता है? धुआं प्लस पानी। तो जिन क्षेत्रों में धुआं अधिक होता है वहां पे कोहरा अधिक पड़ता है, तो वायुमंडल की पारदर्शिता कम हो जाती है, एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा धुआं क्या है? प्रदूषण है। तो जब कोहरा पड़ जाता है ना, तो धुआं ऊपर नहीं उठ पाता है, कोहरे के रूप में जमीन के ऊपर मंडराता रहेगा, घंटों मंडराता रहेगा। तो जो कोहरा जो है प्रदूषण में वृद्धि करता है, वायुमंडल के प्रदूषण में बहुत ज्यादा कोहरे के चलते वृद्धि हो जाती है। अर्थात जो प्रदूषक तत्व होते हैं वो धरातल के समीप ही कोहरे के रूप में मंडराते रहते हैं। लंदन में एक कोहरा पड़ता है, उसे हम फॉग कहते हैं। सॉरी, स्मॉग, बोल गया, स्मॉग। लंदन में स्मॉग नामक कोहरा पड़ता है। लंदन में स्मॉग नामक जहरीला कोहरा पड़ता है। इसके चलते वहां का वायुमंडल इतना प्रदूषित हो जाता है। ठंडी के दिनों में पड़ता है, याद रहे, ठंडी के दिनों में ही तो होगा ना ऐसा। तो लंदन में शीतकाल में स्मॉग नामक जहरीला कोहरा पड़ता है, जिसके चलते वहां का तापमान वहां का वायुमंडल इतना प्रदूषित हो जाता है कि सांस लेने में लोगों को कठिनाई हो जाती है। इस प्रकार मानव ने आर्थिक क्रियाकलापों के माध्यम से सूक्ष्म जलवायु में परिवर्तन कर दिया है। ये हो गया आपका जलवायु परिवर्तन। अब इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग होगा, यानी पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि, भूमंडलीय ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग। अगला अध्याय है, इंतजार करिए, पढ़ते हैं।